आज हम बात करेंगे एक ऐसे लेखक की जिसने इंसान के दिमाग और दिल की गहराइयों को जैसे शब्दों में उकेर दिया। फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की। अगर आप फिलॉसफी, साइकोलॉजी या डीप सोचने वाली कहानियों में इंटरेस्ट रखते हैं तो दोस्तोयेव्स्की का नाम जरूर सुना होगा। उन्होंने ऐसे कैरेक्टर्स बनाए जो अपने अंदर सवालों का तूफान लिए चलते हैं, जैसे गिल्ट, फ्रीडम, गॉड और मोरालिटी जैसे बड़े टॉपिक्स पर। इस वीडियो में हम दोस्तोयेव्स्की की लाइफ, उनकी प्रमुख किताबें, उनकी फिलॉसफी और उनके काम का सोसाइटी और लिटरेचर पर क्या असर पड़ा, इन सबको आसान हिंदी में समझेंगे। तो अगर आप दोस्तोयेव्स्की को गहराई से जानना चाहते हैं, न सिर्फ एक राइटर के रूप में बल्कि एक थिंकर के रूप में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की का जन्म 11 नवंबर 1821 को रशिया की राजधानी मॉस्को में हुआ। उनके पिता एक मिलिट्री हॉस्पिटल में डॉक्टर थे और काफी स्ट्रिक्ट नेचर के माने जाते थे। माँ धार्मिक थीं और बच्चों को अच्छे संस्कार देती थीं। फ्योदोर कुल 7 भाई बहनों में से दूसरे नंबर पर थे। बचपन से ही फ्योदोर को किताबों का बहुत शौक था। उन्होंने छोटी उम्र में ही बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया था। उनकी माँ उन्हें अक्सर रिलीजियस कहानियां सुनाया करती थीं। यहीं से उनकी सोच में भगवान, पाप और आत्मा जैसे टॉपिक्स की शुरुआत हुई। जब फ्योदोर सिर्फ 15 साल के थे तब उनकी माँ का देहांत हो गया। इसके कुछ साल बाद उनके पिता की भी मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में मौत हो गई। ऐसा माना जाता है कि उनके पिता के खिलाफ उनके ही नौकरों ने साजिश की थी, क्योंकि वह बहुत कठोर थे। इन घटनाओं ने फ्योदोर को इमोशनली बहुत प्रभावित किया। उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग के एक मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन उनका मन मशीन्स और नंबर्स में नहीं लगता था। उनका इंटरेस्ट लिटरेचर और फिलॉसफी में था। वो रात रात भर पढ़ते रहते, खासकर जर्मन और फ्रेंच फिलोसोफर्स की बुक्स। कॉलेज खत्म करने के बाद उन्होंने कुछ टाइम के लिए जॉब की, लेकिन उनका दिल राइटिंग में था। 1846 में उनकी पहली किताब पुअर फोल्क पब्लिश हुई, जो एक गरीब आदमी की इमोशनल और दर्द भरी कहानी थी। ये किताब क्रिटिक्स को इतनी पसंद आई कि दोस्तोयेव्स्की को तुरंत एक सीरियस राइटर के रूप में पहचान मिल गई। लेकिन उनकी राइटिंग जर्नी आसान नहीं रही। दोस्तोयेव्स्की कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स के ग्रुप में जुड़ गए जो सरकार के खिलाफ विचार रखते थे। 1849 में उन्हें इस वजह से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें डेथ सेंटेंस सुनाया गया, लेकिन ऐन वक्त पर फांसी से कुछ सेकंड पहले जार ने सजा को बदल दिया और उन्हें साइबेरिया में 4 साल की हार्ड लेबर की सजा दे दी। साइबेरिया का अनुभव दोस्तोयेव्स्की की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। वहां उन्होंने असली क्रिमिनल्स के साथ टाइम बिताया, भूख, सर्दी और लोनलीनेस झेली। उन्होंने लिखा कि साइबेरिया में उन्होंने इंसान की सोल की गहराई को पहली बार महसूस किया। यही अनुभव उनकी फ्यूचर की राइटिंग्स में नजर आता है। साइबेरिया से लौटने के बाद दोस्तोयेव्स्की ने फिर से राइटिंग शुरू की। उन्होंने नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड, क्राइम एंड पनिशमेंट, द इडियट, डीमंस और द ब्रदर्स कारमाजोव जैसी टाइमलेस किताबें लिखी। उनकी हर नॉवल में एक फिलोसॉफिकल कॉन्फ्लिक्ट होता था, जैसे इंसान की विल पावर वर्सेस भगवान की मर्जी, या गिल्ट और रिडेम्पशन का खेल। उनकी पर्सनल लाइफ भी आसान नहीं रही। उन्हें एपिलेप्सी यानी दौरे पड़ने की बीमारी थी, जो अक्सर उन्हें राइटिंग के समय भी परेशान करती थी। साथ ही उन्हें गैम्बलिंग की लत लग गई थी, जिससे वे बार बार कर्ज में डूबते गए। कई बार उन्हें अपनी किताबें जल्दी जल्दी लिखकर छपवानी पड़ी ताकि पैसों का इंतजाम हो सके। लेकिन इन सब स्ट्रगल्स के बावजूद दोस्तोयेव्स्की ने कभी राइटिंग नहीं छोड़ी। उनकी दूसरी वाइफ आना ने उन्हें सपोर्ट किया और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन धीरे धीरे स्टेबल हुई। दोस्तोयेव्स्की ने अपनी लाइफ के लास्ट ईयर्स में द ब्रदर्स कारामाजोव जैसी एपिक नॉवल लिखी, जिसे आज भी वर्ल्ड लिटरेचर की सबसे महान किताबों में गिना जाता है। 1881 में 59 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, लेकिन उनके आइडियाज आज भी जिंदा है। दोस्तोयेव्स्की का जीवन हमें दिखाता है कि दुख, दर्द और कठिनाई से भी गहरा ज्ञान और क्रिएटिविटी निकल सकता है, अगर इंसान हार ना माने।
उनकी जिंदगी सिर्फ एक लेखक की नहीं थी, बल्कि एक जटिल इंसान की थी जो हर चीज को दिल और दिमाग दोनों से महसूस करता था। दोस्तोयेव्स्की की लाइफ ही उनकी फिलॉसफी थी। सफरिंग के बिना कोई असली समझ नहीं होती। आइए अब चलते हैं उनकी मेजर किताबों की तरफ और देखते हैं कि उन्होंने किन थीम्स और कैरेक्टर्स के जरिए हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की की रचनाएं सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि इंसान के दिल और दिमाग की गहराइयों में उतरने वाली ऐसी जर्नीज हैं जो हर रीडर को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली किताब क्राइम एंड पनिशमेंट है, जिसमें एक यंग और गरीब स्टूडेंट रास्कोल्निकोव की कहानी है। वह यह मानता है कि कुछ लोग एक्स्ट्रॉर्डनरी होते हैं और उन्हें दूसरों की जिंदगी खत्म करने का अधिकार होता है अगर उससे कोई बड़ा फायदा हो। इसी सोच के चलते वह एक बूढ़ी औरत की हत्या कर देता है, लेकिन हत्या के बाद उसका कॉन्शियंस और गिल्ट उसे लगातार अंदर से तोड़ने लगता है। दोस्तोयेव्स्की इस नॉवल के जरिए यह दिखाते हैं कि क्राइम की असली सजा बाहरी पनिशमेंट नहीं, बल्कि अंदर का रिमॉर्स और मेंटल टॉर्चर होती है। दूसरी महान रचना द इडियट है, जिसमें प्रिंस मिश्किन नाम का एक कैरेक्टर है। वह प्योर, काइंड हार्टेड और बिल्कुल सच्चा इंसान है जो किसी से बुरा नहीं सोचता, लेकिन सोसाइटी उसकी इस इनोसेंस को वीकनेस मानती है और उसे इडियट कहती है। दोस्तोयेव्स्की इस किताब में एक बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं। क्या आज की दुनिया में कोई पूरी तरह से अच्छा इंसान सरवाइव कर सकता है, या क्या अच्छाई को ही मूर्खता माना जाता है? इस नॉवल की इमोशनल डेप्थ और फिलोसॉफिकल इंटेंसिटी बहुत कमाल की है। फिर आती है नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड, जो दोस्तोयेव्स्की की सबसे एक्सपेरिमेंटल और बोल्ड किताब मानी जाती है। इसमें कोई कन्वेंशनल कहानी नहीं है, बल्कि एक अकेले और मेंटली डिस्टर्ब्ड आदमी की डायरी है, जिसे हम अंडरग्राउंड मैन कहते हैं। वह अपने ही विचारों में उलझा हुआ है, खुद से ही बहस करता है और सोसाइटी से अलग थलग महसूस करता है। ये किताब एग्जिस्टेंशियलिज्म की शुरुआत मानी जाती है, जहां इंसान की फ्री विल, ईगो और आइडेंटिटी को लेकर बहुत तीखे सवाल पूछे जाते हैं। ये किताब छोटी है, लेकिन उतनी ही इंटेंस और प्रोवोकिंग है। दोस्तोयेव्स्की की एक और शानदार रचना है डीमंस या द पोजेस्ड, जिसमें उन्होंने 19वीं सदी के रशिया में उभर रहे पॉलिटिकल रैडिकल मूवमेंट्स को एक्सप्लोर किया। इस नॉवल में हर कैरेक्टर किसी न किसी आइडियोलॉजी, जैसे एथिज्म, नाहिलिज्म या सोशलिज्म का रिप्रेजेंटेटिव है। दोस्तोयेव्स्की इस किताब के जरिए वार्निंग देते हैं कि अगर समाज से मॉरल वैल्यूज और फेथ गायब हो जाएं, तो केओस और वायलेंस कैसे फैल सकती है। ये नॉवल उन सभी लोगों के लिए ज़रूरी है जो मॉडर्न पॉलिटिक्स और आइडियोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं। अब बात करते हैं दोस्तोयेव्स्की की अंतिम और सबसे महान रचना द ब्रदर्स कारामाज़ोव की। ये एक फैमिली ड्रामा के रूप में शुरू होती है, जिसमें 3 भाई डिमिट्री, इमोशन, आइवन, लॉजिक और अल्योशा, फेथ, अपने पिता की हत्या की उलझन में फंसे होते हैं। लेकिन यह नॉवल सिर्फ मर्डर मिस्ट्री नहीं है, बल्कि फेथ, डाउट, मोरालिटी और फ्रीडम जैसे गहरे फिलोसॉफिकल सवालों पर आधारित है। इसमें द ग्रैंड इंक्विजिटर नामक सेक्शन बहुत प्रसिद्ध है, जहां ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन और ह्यूमन फ्रीडम पर गंभीर बहस होती है। ये दोस्तोयेव्स्की की सोच का पीक माना जाता है। इन नॉवेल्स के अलावा दोस्तोयेव्स्की ने कई शानदार शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं। व्हाइट नाइट्स एक ड्रीमी और रोमांटिक कहानी है जो लोनलीनेस और इमेजिनेशन के इर्द गिर्द घूमती है। द गैम्बलर उनकी खुद की गैम्बलिंग एडिक्शन से इंस्पायर्ड इंटेंस कहानी है, जिसमें ऑब्सेशन और सेल्फ डिस्ट्रक्शन को दिखाया गया है। वहीं द ड्रीम ऑफ अ रिडिकुलस मैन में एक आदमी के ड्रीम के जरिए एक आदर्श दुनिया और इंसानियत की खूबसूरती को दर्शाया गया है। दोस्तोयेव्स्की की राइटिंग्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उनके कैरेक्टर्स रियल लगते हैं। वो गलतियां करते हैं, सोचते हैं, डरते हैं
और खुद से लड़ते हैं। वो इंसान की साइकी और स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स को इतनी गहराई से लिखते हैं कि आप हर लाइन में खुद को या समाज को देख सकते हैं। यही वजह है कि डोस्टोयेव्स्की की किताबें आज भी रेलिवेंट हैं और दुनिया भर में पढ़ी जाती हैं। फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की की लिटरेरी जॉनरा उनकी सबसे बड़ी पहचान है, जो उन्हें बाकी राइटर्स से बिल्कुल अलग बनाती है। उनकी राइटिंग सिर्फ कहानी कहने का तरीका नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल जर्नी होती है जो इंसान के मन, भावना और आत्मा की गहराइयों में उतरती है। डोस्टोयेव्स्की का हर कैरेक्टर एक कॉम्प्लेक्स दुनिया में जी रहा होता है, जहां बाहर की दुनिया और अंदर की लड़ाई दोनों साथ चलती है। उनकी शैली की सबसे बड़ी खासियत है साइकोलॉजिकल डेप्थ, यानी मानसिक गहराई। उनके कैरेक्टर्स जैसे रस्कोल्निकोव क्राइम एंड पनिशमेंट में या अंडरग्राउंड मैन नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड में बाहर से साधारण दिखते हैं, लेकिन अंदर गिल्ट, ईगो, कॉन्फ्लिक्ट और रिडेम्पशन की जंग लड़ते रहते हैं। डोस्टोयेव्स्की अपने कैरेक्टर्स को इस तरह पेश करते हैं कि रीडर को ऐसा लगता है जैसे वह खुद उस कैरेक्टर के माइंड में चल रही थॉट्स को महसूस कर रहा हो। इसी कारण उनकी राइटिंग बहुत इंटेंस और इमर्सिव लगती है। इसके अलावा डोस्टोयेव्स्की इनर मोनोलॉग और डीप डायलॉग्स का कमाल तरीके से उपयोग करते हैं। उनकी कहानियों में बहुत कम फिजिकल एक्शन होता है, लेकिन कैरेक्टर्स के डायलॉग्स और मोनोलॉग्स इतने पावरफुल होते हैं कि वो हर सीन को जीवंत बना देते हैं। कैरेक्टर्स खुद से, भगवान से या सोसाइटी से बातें करते हैं और इन्हीं के जरिए बड़ी फिलोसॉफिकल बातें सामने आती हैं। दोस्तोयेव्स्की के नॉवेल्स का एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है उनका डीप फिलोसॉफिकल थीम। वह सीधे आंसर नहीं देते, बल्कि सवाल खड़े करते हैं, जैसे क्या भगवान है? क्या इंसान पूरी तरह फ्री है? अगर भगवान नहीं है तो क्या सब कुछ अलाउड है? और क्या गिल्ट से मुक्ति पॉसिबल है? ये सवाल उनके कैरेक्टर्स के जरिए नेचुरली सामने आते हैं, जो कभी एक्सट्रीम बिलीवर्स होते हैं, कभी एथियस्ट्स और कभी कंफ्यूज्ड सोल्स। दोस्तोयेव्स्की की शैली में एक और बड़ी खूबी है जिसे रशियन फिलोसोफर मिखाइल बख्तिन ने पॉलीफोनिक नैरेटिव कहा है, यानी एक से ज्यादा सोच और आवाजों का मेल। उनकी कहानी में हर कैरेक्टर की अपनी विचारधारा होती है और वो खुलकर अपने विचार रखता है। डोस्टोयेव्स्की अपने विचार इंपोज नहीं करते, बल्कि हर आइडियोलॉजी को एक्सप्लोर करते हैं, जिससे रीडर खुद डिसाइड करे कि उसे क्या सही लग रहा है। इस तरह उनकी किताबें एक तरह का फिलोसॉफिकल डिबेट बन जाती हैं। दोस्टोयेव्स्की की राइटिंग में हमेशा मॉरल और स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट होता है, अच्छाई और बुराई के बीच, फेथ और डाउट के बीच, फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच। द ब्रदर्स करामाजोव में आइवन लॉजिक और एथिज्म को रिप्रेजेंट करता है, वहीं आलियोशा फेथ और स्पिरिचुअलिटी को, और इन दोनों के बीच की बहस किसी भी रिलीजियस या स्पिरिचुअल डिस्कशन से कम नहीं लगती। इसके साथ ही डोस्टोयेव्स्की रियलिज्म और सिंबोलिज्म का अद्भुत मेल भी करते हैं। वह रियल वर्ल्ड की समस्याएं जैसे पॉवर्टी, क्राइम, एडिक्शन और लोनलीनेस को दिखाते हैं, लेकिन उनके अंदर गहरे सिंबॉलिक मीनिंग्स भी होते हैं, जैसे अंडरग्राउंड मैन एक अकेले इंसान की कहानी नहीं, बल्कि पूरे मॉडर्न ह्यूमन कंडीशन की प्रतीक है। डोस्टोयेव्स्की की लिटरेरी जॉनर में पेन भी है और होप भी, फिलॉसफी भी है और पोएट्री भी, रियलिज्म भी है और इमेजिनेशन भी। उनकी किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, बल्कि महसूस करने के लिए होती हैं, और यही कारण है कि उनकी राइटिंग आज भी उतनी ही रेलिवेंट, पावरफुल और टाइमलेस है जितनी उनके ज़माने में थी। फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की के दर्शन और विचारधारा उनकी रचनाओं की आत्मा है। वे सिर्फ नॉवेलिस्ट नहीं थे, बल्कि एक गहरे थिंकर थे जो इंसान के एग्जिस्टेंस, उसकी मोरालिटी और उसकी आत्मा के सवालों से लगातार जूझते रहे। दोस्टोयेव्स्की का दर्शन एग्जिस्टेंशियलिज्म, मोरालिटी, फ्रीडम और फेथ के इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन वह किसी एक स्कूल ऑफ थॉट में बंधे नहीं थे। उनका मानना था कि इंसान एक कॉम्प्लेक्स बीइंग है। वह एक ही समय पर प्रेम कर सकता है, नफरत कर सकता है, विश्वास कर सकता है और शंका भी कर सकता है।
डोस्टोयेव्स्की का सबसे बड़ा फिलोसॉफिकल प्रश्न था, अगर भगवान नहीं है तो क्या सब कुछ परमिटेड है? यह सवाल द ब्रदर्स करामाजोव में आइवन करामाजोव उठाते हैं और यहीं से डोस्टोयेव्स्की के मॉरल फिलॉसफी की शुरुआत होती है। उनका मानना था कि अगर इंसान के पास ईश्वर या कोई हायर मॉरल अथॉरिटी नहीं है तो उसके लिए किसी भी गलत काम को जस्टिफाई करना आसान हो जाता है, क्योंकि तब उसे कोई अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी नहीं रह जाती। दोस्तोयेव्स्की के कैरेक्टर्स अक्सर इसी कॉन्फ्लिक्ट से जूझते हैं। जैसे क्राइम एंड पनिशमेंट में रस्कोल्निकॉव एक मॉरल थियोरी बनाता है कि कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग कानून से ऊपर हो सकते हैं, लेकिन अंत में उसका कॉन्शियंस उसे तोड़ देता है। यहीं डोस्टोयेव्स्की दिखाते हैं कि सही और गलत का निर्णय सिर्फ लॉजिक या रीजन से नहीं होता, उसमें इंसान की आत्मा और भावना की भी भूमिका होती है। डोस्टोयेव्स्की एक और गॉड, फेथ और रिडेम्पशन में गहरा विश्वास रखते थे, तो दूसरी ओर वो उस फेथ को सवालों के घेरे में भी लाते थे। उनके कैरेक्टर्स जैसे आइवन, अंडरग्राउंड मैन या स्टावरोगिन ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, ब्लाइंड बिलीफ और नैतिक व्यवस्था की कठोर आलोचना करते हैं। लेकिन डोस्टोयेव्स्की इन कैरेक्टर्स के जरिए यह नहीं कहते कि भगवान नहीं है, बल्कि वो यह दिखाते हैं कि ईश्वर में विश्वास करना कितना मुश्किल, पर्सनल और पेनफुल जर्नी हो सकती है। द इडियट में प्रिंस मिश्किन एक ऐसे इंसान की मिसाल है जो प्योर गुडनेस है, लेकिन सोसाइटी उसे बेवकूफ़ समझती है। इस तरह डोस्टोयेव्स्की ये सवाल उठाते हैं कि क्या इस दुनिया में गुडनेस टिक सकती है? दोस्तोयेव्स्की का दर्शन यह भी कहता है कि इंसान को पूरी फ्रीडम चाहिए, लेकिन यह फ्रीडम बहुत डेंजरस भी हो सकती है। नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड का कैरेक्टर कहता है कि इंसान कभी कभी जानबूझकर गलत डिसीजन लेता है, सिर्फ यह साबित करने के लिए कि वह फ्री है। दोस्तोयेव्स्की की यही सोच एग्जिस्टेंशियलिज्म की जड़ बनती है कि इंसान की आज़ादी उसका सबसे बड़ा वरदान भी है और सबसे बड़ी त्रासदी भी। डोस्टोयेव्स्की का एक और प्रमुख विचार है सफरिंग। उनके अनुसार सफरिंग इंसान को शुद्ध करती है, उसे उसके अंदर झांकने का मौका देती है। दोस्टोयेव्स्की की खुद की जिंदगी भी तकलीफों से भरी थी। सिबेरिया की जेल, फाइनेंशियल क्राइसिस, हेल्थ इश्यूज, और यही अनुभव उनके दर्शन में गहराई लाते हैं। उनके कैरेक्टर्स भी अक्सर एक्सट्रीम पेन से गुजरते हैं, लेकिन वहीं से उन्हें अपनी आत्मा और ईश्वर की ओर मुड़ने का रास्ता मिलता है। दोस्टोयेव्स्की की विचारधारा कोई तयशुदा सिस्टम नहीं है, वह ओपन एंडेड है, कॉन्ट्रडिक्शन से भरी हुई है और इसलिए इतनी ह्यूमन लगती है। वो न तो पूरी तरह रैशनलिस्ट है, न ही पूरी तरह मिस्टिक। वो इंसान के भीतर चल रहे केओस को स्वीकारते हैं और उसे जिंदा रखते हैं। उनकी फिलॉसफी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी का मतलब आसान आंसर्स ढूंढना नहीं है, बल्कि उन कठिन सवालों को फेस करना है जो हमारी आत्मा को हिला दें। दोस्टोयेव्स्की का दर्शन आज भी उतना ही रेलेवेंट है, क्योंकि ये हमें सिर्फ सोचने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए मजबूर करता है। फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की का सोसाइटी और रिलीजन पर पर्सपेक्टिव गहराई से जुड़ा हुआ था, उनके अपने अनुभवों और उस दौर के रूसी समाज के बदलावों से। वे समाज को सिर्फ एक बाहरी ढांचे की तरह नहीं देखते थे, बल्कि उसे इंसान की आत्मा का विस्तार मानते थे। दोस्टोयेव्स्की का मानना था कि समाज की समस्याओं की जड़ केवल गरीबी या राजनीतिक व्यवस्था में नहीं है, बल्कि व्यक्ति की मॉरल और स्पिरिचुअल खोखलेपन में है। उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्निटी के उस प्रभाव की आलोचना की जिसमें इंसान को सिर्फ लॉजिक और रीजन के आधार पर समझने की कोशिश की जा रही थी। उनके अनुसार अगर समाज से स्पिरिचुअलिटी और मोरालिटी को हटा दिया जाए तो इंसान मशीन्स की तरह व्यवहार करने लगेगा, जिसका कोई कॉन्शियंस नहीं होगा। दोस्तोयेव्स्की ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के अंधविश्वास और सत्ता से गठजोड़ की आलोचना करते थे, लेकिन वो पूरी तरह एंटी रिलीजन नहीं थे। उनके लिए धर्म एक डीपली पर्सनल जर्नी थी, जिसमें सच्चा विश्वास आत्मा की गहराई से निकलता है, न कि बाहरी नियमों से। द ब्रदर्स करामाजोव में ग्रैंड इंक्विजिटर चैप्टर में उन्होंने चर्च की सत्ता, जनता की आज़ादी और ईश्वर के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को
बेहद प्रभावशाली ढंग से दिखाया। उनके अनुसार ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन कई बार इंसानों को कंफर्ट देने के नाम पर उनकी फ्रीडम छीन लेता है और ये स्पिरिचुअल स्लेवरी बन जाती है। वहीं दोस्तोयेव्स्की मानते थे कि सच्चा धर्म वही है जो इंसान को उसके पापों के साथ स्वीकार करता है, उसे क्षमा और परिवर्तन का रास्ता दिखाता है। उन्होंने समाज में गरीबी, अपराध और हाशिए पर जीने वाले लोगों को प्रमुखता से दिखाया, क्योंकि उनके अनुसार उन्हीं के अनुभवों में सच्ची मानवता छिपी होती है। दोस्तोयेव्स्की के कैरेक्टर्स जैसे सोनिया क्राइम एंड पनिशमेंट में समाज द्वारा तिरस्कृत होते हुए भी मॉरल और स्पिरिचुअल रूप से सबसे मजबूत होते हैं। उन्होंने दिखाया कि कंपैशन, फॉरगिवनेस और रिडेम्पशन समाज को हील कर सकते हैं, लेकिन यह सब केवल तब संभव है जब समाज हर व्यक्ति को उसकी डिग्निटी के साथ देखने लगे। उनके लिए समाज और धर्म का रिश्ता एक तरह से आत्मा और शरीर के जैसा था। एक कमजोर हो तो दूसरा भी स्थिर नहीं रह सकता। दोस्तोयेव्स्की का पर्सपेक्टिव आज के युग में भी उतना ही रेलेवेंट है, क्योंकि वह हमें याद दिलाते हैं कि समाज तभी स्वस्थ होता है जब उसमें मानवता, करुणा और सच्चे विश्वास की जगह हो। फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की का इन्फ्लुएंस और लेगेसी न केवल रशियन लिटरेचर तक सीमित है, बल्कि पूरी दुनिया की लिटरेचर, फिलॉसफी और साइकोलॉजी की सोच को उन्होंने गहराई से प्रभावित किया है। उनके विचारों और लेखन शैली ने 20वीं सदी के एग्जिस्टेंशियलिस्ट थिंकर्स जैसे जीन पॉल सार्त्रे, अल्बर्ट कामस और फ्रेडरिक नीत्शे को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। दोस्तोयेव्स्की की रचनाओं में जो साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी और मॉरल एम्बिग्विटी दिखाई देती है, वह मॉडर्न साइकोलॉजी की जड़ों में भी देखी जा सकती है। सिगमंड फ्रॉयड ने भी उन्हें एक महान मनोवैज्ञानिक लेखक माना था, जिन्होंने इंसान के अनकॉन्शियस माइंड को समझने की दिशा में अद्भुत योगदान दिया। साहित्यिक रूप से उनके नैरेटिव स्टाइल और कैरेक्टर डेवलपमेंट ने लियो टॉल्स्टॉय, फ्रांस काफ्का, वर्जीनिया वुल्फ और विलियम फॉल्कनर जैसे दिग्गजों को इंस्पायर किया। दोस्तोयेव्स्की का प्रभाव केवल विचारों में नहीं, बल्कि उनकी रचनाओं की यूनिवर्सल रेलेवेंस में भी झलकता है। उनकी कहानियां भले ही 19वीं सदी के रूस की हों, लेकिन जिन सवालों को वे उठाते हैं वे आज भी उतने ही जीवंत हैं। क्या हम सच में फ्री हैं? क्या हमें अपने कर्मों की सजा मिलती है? क्या रिडेम्पशन पॉसिबल है? उनकी किताबें सिर्फ एंटरटेन नहीं करती, बल्कि रीडर को खुद से सवाल पूछने के लिए मजबूर करती हैं। दोस्तोयेव्स्की की विरासत का सबसे बड़ा पहलू यही है कि उन्होंने लिटरेचर को एक डीपर पर्पस दिया। उन्होंने दिखाया कि फिक्शन सिर्फ फैंसी स्टोरीज नहीं है, बल्कि वो इंसान की आत्मा को एक्सप्लोर करने का पावरफुल मीडियम है। आज दोस्तोयेव्स्की की किताबें दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती हैं। थिएटर और सिनेमा में उनकी कहानियां बार बार अडेप्टेड होती हैं और उनके कोट्स सोशल मीडिया से लेकर एकेडमिक जर्नल्स तक सब जगह छाए रहते हैं। उनकी राइटिंग ने हमें यह सिखाया कि सबसे डार्क मोमेंट में भी एक स्पिरिचुअल लाइट हो सकती है और सबसे ब्रोकन इंसान भी रिडेम्पशन पा सकता है। फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की एक लेखक नहीं, एक विचारधारा है जो हमें आज भी सोचने, महसूस करने और इंसानियत को समझने के लिए प्रेरित करती है। उनकी विरासत अमर है क्योंकि वह हमारे समय के सबसे गहरे सवालों से संवाद करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे दिए गए कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।